पालमपुर गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें माता पिता, 2 भाई, एक बड़ी बहू रहा करते थे। दोनों भाई मिलकर घर चलाने के लिए साथ में काम किया करते। हर रोज की तरह एक दिन राजू और रमेश खेती करने के लिए निकलते हैं। तभी रमेश अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ट्रैक्टर खरीद लूँ। इससे हमारी बहुत मदद हो सकती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अब हल से भी ज़्यादा ट्रैक्टर से काम होता है। इससे खेती भी तेज़ी से होगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। ट्रैक्टर रहने से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक काम करो, तुम आज ही ट्रैक्टर खरीद लो। इतने में कमलेश रमेश को पैसे निकाल कर देता है। रमेश जाकर एक नई ट्रैक्टर खरीद कर ले आता है। अरे वाह भैया, आपने तो एक ट्रैक्टर खरीद भी लिया। चलो, अब कोई परेशानी नहीं होगी, अब मेहनत कम लगेगी। इस ट्रैक्टर से हमारे काम ना आसानी से हो सकते हैं। इससे तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपने कॉलेज भी चला जाऊंगा। ऐसे ही अब ट्रैक्टर से दोनों भाई मिलकर काम किया करते हैं। तभी एक दिन राजू अपने पिता कमलेश से कहता है, पिताजी, मुझे पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, मुझे कॉलेज जाना है। इस बार थोड़ा ज़्यादा पैसा देना, रोज़ रोज़ पेट्रोल ना खत्म हो जाता है। ये क्या लगा रखा है हर दिन? पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। क्या तुम कभी बस से नहीं जा सकते? देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इतनी नवाबी भी अच्छी नहीं है। सरकारी बस चलती है, उसी से जाया करो। पेट्रोल के फालतू पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अच्छा, अभी बड़े भैया ने कुछ दिन पहले ट्रैक्टर के लिए पैसे मांगे तो आपने फट से दे दिया। आज मैंने कुछ पैसे मांगे तो अब मना कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है। रहने दीजिए पिताजी, मैं बस से ही चला जाऊंगा। मैं छोटा हूँ इसलिए मेरे साथ भेदभाव होता है ना। राजू के साथ इस तरह का व्यवहार होते ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राजू खेती से काम करके घर आता है तो गुस्से में कहता है, घर का सारा काम मैं करूं और पैसे ले बड़े भैया। अब ये सब मुझसे सहन नहीं होने वाला। जब भी कुछ काम हो तब पिताजी मुझे कहते हैं, जब पैसे मांगो तो सारे पैसे बस बड़े भाई के लिए है। मैं तो जैसे उनका बेटा ही नहीं हूं। अब ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं बार बार देख रहा हूं कि पिताजी मुझे कुछ नहीं देते। अब मैं अपना हक लेकर रहूंगा। माँ, ओ माँ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओहो, ये राजू भी ना, अब क्या हो गया? क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला रहे हो? 1 मिनट भी चैन की सांस मत लेने दिया करो तुम बाप बेटे। क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? ये क्या है माँ? पिताजी सिर्फ बड़े भैया को ही सब कुछ देते हैं। क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? जब भी पिताजी से कुछ मांगता हूँ तो वो मना कर देते हैं, और वहीं बड़े भैया कुछ भी कह दे पिताजी तुरंत उन्हें ला कर देते। मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों माँ? अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे दोनों बेटों से एक जैसा प्यार है। राजू, तू शांत हो जा पहले। मैं इस बारे में तेरे पिताजी से बात करूंगी। ये सारी बातें कमलेश और रमेश सुन लेते हैं। तभी अचानक कमलेश कहता है, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें ये सब किसने कहा? मेरी नज़र में तुम दोनों एक समान हो। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। बस जहाँ मुझे लगा कि तुम फालतू खर्च कर रहे हो तो वहाँ तुम्हें रोक देता हूँ। ही क्या बेकार की बात सोच रहे हो? तुम्हें मुझसे जलन हो रही है तो कह दो ना, इतना सुना क्यों रहे हो? छोटे हो तो छोटे के जैसे रहो, समझे? चुप हो जाओ। जो तुम सबके सामने दिखावा कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो पैसे मिल ही जाते हैं, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे पड़ता है ना, जिसे छोटे से छोटे काम के लिए आप दोनों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तुम सब इस तरह क्यों लड़े जा रहे हो? छोटी छोटी बात के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? कोई तो समझो। झगड़े को आराम से बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। बस करो माँ, बस करो। अब मुझे और लड़ाई नहीं करनी। मुझे अभी के अभी बंटवारा चाहिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है बिना बात के लड़ाई करने का। मुझे बस मेरा हिस्सा दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तभी रमा इन सबके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आती है और अपने देवर को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ये घर का बंटवारा कैसे कर सकते? आप ये सोचो कि लोग कितना मजाक बनाएंगे। अपने परिवार की हालत क्या होगी, सोचो तो। चुप रहो भाभी, आप नहीं समझ सकती मुझ पर क्या बीत रही है। जब जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार होता है तब तब मुझे कितना बुरा लगा है, आपको ये मालूम भी है। और अब मैं ये सब नहीं झेलना चाहता। इससे अच्छा है कि हमारा बंटवारा ही हो जाए। बस करो, बहुत हो गया। इस घर का बंटवारा चाहिए ना, कर देती हूँ बंटवारा। लड़ाई झगड़ा होने से अच्छा है कि इस घर का बंटवारा हो जाए।
वैसे भी बंटवारा आज हो या 10 साल बाद होना तो है ही, तो आज ही कर लेते हैं ताकि दोनों भाइयों में प्यार तो बना रहे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। बंटवारा पैसों का होगा लेकिन रिश्ते बिखर जाएंगे। आप एक बार तो सोच लीजिए। हट जा मेरे रास्ते से, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। और तू होती कौन है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? बहू है, बहू बंद कर रहा है, अपना ज्ञान मत दे हमें। नहीं माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं ये बंटवारा होते नहीं देख सकती। दो भाइयों में पैसों को लेकर झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन बंटवारा इसका समाधान नहीं है। इस बंटवारे में मैं अपने बेटे राजू के साथ रहूंगी और तुम रमेश अपने पिता और अपनी बीवी के साथ रहो। आज के बाद हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने यही फैसला कर लिया है तो यही सही है। मैं अपने बड़े बेटे और बहू के साथ यहीं रहूँगा। अब ये बंटवारा हो ही जाए तो सही है, कम से कम अब शांति तो होगी मेरे जीवन में। सुनैना किसी की बात नहीं सुनती और घर का बंटवारा हो जाता है, जिससे छोटे बेटे और माँ उसके साथ और बड़े बेटे बहू पिता तीनों एक साथ हो जाते हैं। दोनों में बातचीत तक बंद हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब ठीक नहीं किया। हमें कुछ नहीं सुनना। आप खुश हो ना हम सबको अलग करवा कर? अरे, इसमें मेरी क्या गलती थी? ये बंटवारा तो आपने करवाया है, इसका इल्जाम आप मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? तू चाहती तो उस वक्त अपने पति को समझा सकती थी, लेकिन तूने कुछ नहीं बोला। इस सब की जड़ तो तू ही है। माँ जी, कुछ भी मत बोलो। खुद आपने और राजू ने मिलकर ये बंटवारा किया है अपनी मर्जी से, तो मुझे क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अलग होने के कारण सुनैना को पड़ोसियों से ताने सुनने मिलते हैं। एक दिन ऐसे ही, क्या सुनैना, क्या बात है? अब तो अच्छे से होगी ना, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ना तुम्हारे पति है ना तुम्हारी बहू। अब तो जीवन में शांति ही शांति होगी। अरे कलमुही, तू कहना क्या चाहती है? मैं अच्छे से जानती हूँ। और तुझे क्या पड़ी है? तू जाकर अपना घर देख, समझी? मैं कैसी हूँ ये जानकर तू क्या करेगी? हाँ हाँ, ऐसे भी मुझे क्या, तुम चाहे जैसे भी रहो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। बड़े बेटे को तो घर से निकाल दिया, देखना कहीं छोटा तुम्हें घर से ना निकाल दे। ये डायन अपने आप को समझती क्या है? मैं घर नहीं संभाल पाऊंगी, मैं बहू नहीं ला पाऊंगी। अब मैं इसे बताती हूँ, इन सभी का मुंह तो बंद करवाना ही होगा। अब मैं लेकर आऊंगी बिल्कुल परी जैसी बहू। कुछ ही दिन बाद सुनैना अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता तय कर देती है और अगले ही दिन उसकी शादी कर देती है। जब ये बात बड़ी बहू रमा को पता चलती है तो वो खुशी से नाचने लगती है। अरे वाह, अब तो मैं जिठानी बनने वाली हूँ। मैं भी अपना हुक्म चलाऊंगी देवरानी पे। काश आज हम सब साथ में होते तो मैं भी अपनी छोटी देवरानी के आने की खुशियाँ मना सकती। मैं भी नाचती गाती, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती। पर ऐसा नहीं है। चलो कोई नहीं, एक बार देवर जी को शादी करके आने दो, फिर मैं भी अपनी देवरानी को देख पाऊंगी। लेकिन कैसे? मेरी सास तो मुझे उस पार आने ही नहीं देंगी। और कुछ ही दिनों में राजू शादी करके बहू ले आता है। देवरानी के आने के बाद रमा बहुत ही खुश होती है। वहीं सुनैना भी खुशी से सारे गांव वाले को ताने मारती है। देखो तो जरा हमारी बहू कितनी सुंदर और सुशील है। आओ आओ देखो भाई, इतनी सुंदर बहू है क्या पूरे गांव में किसी की? ज्यादा घूर कर मत देखना, नजर लग जाएगी मेरी बहू को। रमा भी छत के ऊपर खड़ी होकर अपनी देवरानी को देख रही थी, पर बड़ी बहू रमा अपनी देवरानी को नहीं देख पाती। अगले दिन फिर बड़ी बहू अपनी खिड़की से झांक रही थी, तभी अचानक उसकी सास उसे देख लेती है। अरे ये क्या, बड़ी आई खिड़की से देखने वाली करमजली कहीं की। आइंदा मेरे घर की और झांकने की कोशिश की ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अपनी गंदी नजर दूर रख मेरे घर से। अगर आज के बाद तुझे ताक झांक करते हुए मैंने देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। माँ जी, मुझे भी मेरी नई देवरानी से मिलवा दो ना। मैं भी देखना चाहती हूँ, आखिर मैं भी तो बहू हूँ आपकी। माँ जी सुनो ना, मैं उसकी जिठानी हूँ। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कालमुही, निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। चल निकल अब यहाँ से। आइंदा इधर उधर कहीं दिखी ना तो मैं बताऊंगी। आई बड़ी जिठानी बनने वाली। रमा हर दिन कोशिश करती रही, पर उसे कोई मौका नहीं मिला। एक दिन अचानक उसकी सास कहीं चली जाती है और तब रमा छत से छोटी बहू के कमरे में घुस जाती है। अरे देवरानी जी, ये देखो मैं तुम्हारी जिठानी हूँ।
तुम्हें देखने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। कहाँ हो देवरानी जी, अब तो मुंह दिखाई कर दो। आप मेरी जिठानी हो, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर सासू माँ ने तो आप सभी से बात करने के लिए मना किया है। ऐसा क्यों? मतलब वो इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों से? मना कर दिया तो क्या हुआ, हम दोनों छुप छुप के बातें करेंगे, मिला करेंगे। आखिर तुम मेरी देवरानी हो, इतनी बात तो मानोगी ना मेरी। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ क्या? माँ जी इतना गुस्से में क्यों है? मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताती हूँ कि बात क्या है। रमा धीरे धीरे सब कुछ छोटी बहू सोनिया को बताती है। फिर आखिर बड़ी बहू और छोटी बहू मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे कि दोनों फैमिली एक हो सके। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उन सबको समझ में आ जाए कि ऐसे अलग हो जाने से खून के रिश्ते खत्म नहीं होते। दीदी, क्यों ना हम दोनों मिलकर दोनों भाइयों को सबक सिखाएं? हाँ देवरानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि ये परिवार पहले की तरह हंसता खेलता हो जाए। इसी तरह कुछ दिन दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलती और तरकीब निकालती। एक दिन छोटी बहू चुपके से बड़ी बहू को कॉल करती है। दीदी, मैंने एक आइडिया सोचा है। क्यों ना हम दोनों घर में कह दें कि राजू का एक्सीडेंट हो गया है और आप उधर कह देना कि बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया है। इसी में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगे और एक दूसरे का हाल पूछने के लिए कम से कम बात तो करेंगे। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अभी जाकर उन्हें कहती हूँ। ठीक है दीदी, मैं भी इनको कहती हूँ। देखना सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे भरोसा है। और दोनों मिलकर कुछ ऐसा ही करती हैं और दोनों की तरकीब रंग लाती है। सुनिए जी, सुनिए ना, मैंने अभी भी सुना माँ के मुंह से कि देवर जी का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। आप जाकर देखिए ना, सब कुछ ठीक तो है। क्या पता किस हाल में है देवर जी, आपको ना जाना चाहिए फौरन। उधर छोटी बहू सोनिया भी राजू से कहती है। सुनिए जी, मैंने अभी सुना है कि बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको देखने जाना चाहिए। ये सब सुनकर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान हो जाते हैं। इसी तरह दोनों बाइक निकालकर अस्पताल की ओर जाते हैं। तभी अचानक रास्ते में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अरे ये क्या, तुम यहाँ? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए भाग भाग कर तुम्हें देखने आ रहा था। हाँ भैया, आप भी यहाँ? मैंने भी यही सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। मैं कितना घबरा गया था। भाई घबरा तो मैं भी बहुत गया था कि तुम्हें हो क्या गया, लेकिन ये सब किया किसने और क्यों? आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? देख रहे हो ना राजू, आज भी हम दोनों में उतना ही प्रेम है जितना कि पहले था, पर न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मेरे कारण ही ऐसा हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पैसों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन जो प्यार हमारे बीच में था उसका बंटवारा नहीं हो सका भैया। अरे नहीं छोटू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। चलो अब हम सब साथ में रहेंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। अब घर चलते हैं और माँ पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही अचानक वो दोनों बहुओं को एक साथ देखते हैं। अच्छा, तो ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने मिलकर की थी? हाँ, हम दोनों ने मिलकर। क्या करते, आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में हम देवरानी जिठानी को भी अलग रहना पड़ता था। इसी वजह से हम दोनों ने एक तरकीब निकाली और वैसा ही हुआ। तुम दोनों ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। अगर आज ऐसा नहीं हुआ होता तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम दोनों असल में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बस माँ पिताजी मान जाए, क्योंकि हम दोनों की वजह से उनके मन में भी खटास आ गई है। तभी अचानक उसकी सास उन सबको बात करते हुए देख लेती है। यह सब क्या है बहू? तुम्हें मना किया था कि बड़ी बहू के साथ बातचीत नहीं करनी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम भी बिल्कुल अपनी जेठानी जैसी ही निकली। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकालो। माँ रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। सब सुन लूंगी, पहले तू इनको यहाँ से निकाल। तुझे याद नहीं कैसे ये लोग तेरा हक का हिस्सा मार लिया करते थे? माँ एक बार हमारी बात तो सुन लो। आखिर इतना गुस्सा क्यों हो कि हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती आप? भूल गए क्या तुम लोग? तुम लोगों ने कैसे मेरे बेटे को एक एक रुपए के लिए तरसा दिया था। माँ मेरी बात तो सुनो। और फिर राजू और रमेश ने मिलकर
इस घटना के बारे में अपनी माँ को सब सच बताया। माँ, ये जो भी देख रही हो, ये सब सोनिया और भाभी के कारण हुआ है। मुझे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उस वक्त मैंने जो भी कहा बस गुस्से में कहा था। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं पागल हो गया था जो बंटवारा किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है। चलो ना माँ, एक बार फिर से हम सब एक साथ में रहते हैं, हंसी खुशी। हाँ माँ, मुझे भी माफ़ कर दो। ये सब देखकर सुनैना बहुत खुश होती है। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। आखिर तुम सबको समझ में आ ही गया कि साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूँगी। ये जो भी हुआ सब बड़ी बहू और छोटी बहू के कारण ही हुआ। अगर ये दोनों ना होते तो हम कभी एक नहीं हो पाते। मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। मुझे माफ़ कर दो बड़ी बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ जी, हमारा ये कहना है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें, कोई बंटवारा ना हो, जिससे आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। और हमारा इतना अच्छा परिवार जो आज एक साथ है, अब सब कुछ सही है तो क्यों ना अब हम एक साथ मिलजुल कर पहले की तरह रहें। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी दोनों बहुएं इतनी समझदार हैं। धन्यवाद माँ जी, आपने हमारी बात को समझा। इसी तरह अब सारी फैमिली एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है। अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है। देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया
तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ। वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ। अब मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए। कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है। जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय, मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल
राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है। शहर से दूर एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था। अरे हरी, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। कुछ नहीं रमेश, बस चुड़ैल के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, वो कोई भी रूप ले लेती है। और क्या पता चले हम यहाँ हैं और वो हमारा रूप लेकर हमारे घर से बच्चों को गायब कर दे। ये चुड़ैल बच्चों का क्या करती है, कहाँ ले जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चला। हाँ भाई हाँ, जल्दी चलो, सब साथ होंगे तो चिंता कम होगी। घर पहुंचने पर हरी का बेटा कहता है, पिताजी आइसक्रीम नहीं लाए। हाथ मुंह धो ले, फिर तुमको ही ले चलता हूँ। अपनी पसंद की खा लेना, ठीक है? आनंदी, एक कप चाय बनाना तो। ये कहकर वो बाथरूम में जाता है और तभी वहां चुड़ैल हरी का रूप लेकर आती है। गोलू बेटा, चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। जी पिताजी। हाँ, पर जल्दी आना जी। तभी हाथ में तौलिया लिए हरी बाथरूम से बाहर आता है। किससे बात कर रही हो? किसे जल्दी आने को बोल रही हो? अरे, आप यहाँ हैं तो वो कौन था? कौन था? अरे वही जो अभी अभी गोलू को लेकर गया है। हे भगवान, वो तो पक्का चुड़ैल होगी। अरे कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। बचाओ, माँ बचाओ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ मुझे। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोग अपने बच्चों को छुपा कर रखते। यदि धोखे से भी शाम के बाद चुड़ैल को कोई बच्चा दिख जाता तो वो उसे फौरन उठाकर ले जाती। रमेश की बीवी अपने बेटे को समझा रही थी। चलो, शाम हो गई बेटा, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। माँ, मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर जान बचानी है तो पहननी तो पड़ेगी। और तभी जोर से आंधी आती है। मुन्ना, तू कोशिश कर पहनने की, मैं छत से कपड़े उठा कर लाती हूँ, कहीं इस आंधी में उड़ न जाए। मुन्ना साड़ी वहीं छोड़कर खिड़की पर खड़ा हो जाता है और तभी वहां चुड़ैल रमेश की बीवी का रूप लेकर आती है। क्या हुआ मेरे लाल को, यहाँ क्यों खड़ा है? और वो उसे बहला फुसलाकर बाहर बुला लेती है। सच्ची? चलो माँ। तभी मुन्ना की माँ कमरे में आई। उसने देखा मुन्ना वहां नहीं है। हे भगवान, ये लड़का भी। और उसे ढूंढते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा तो मुन्ना किसी का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा है। मुन्ना, मुन्ना रुक तो। पर तब तक वो चुड़ैल अपने असली रूप में आई और मुन्ना को लेकर उड़ गई। अरे कोई रोको उसे, कोई बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ। आवाज सुनकर सब गांव वाले जमा हो गए, पर चुड़ैल तो मुन्ना को लेकर जा चुकी थी। क्या करे, ये चुड़ैल किसी का भी रूप बनाकर आ जाती है। और जब तक हम समझ पाते हैं वो बच्चे को ले जाती है। सुना है पास वाले गांव रतनपुर में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं, क्यों ना उनसे मदद की गुहार लगाई जाए। कुछ तो करना ही होगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठा जा सकता। दूसरे दिन सभी लोग साधु से मिलने चल पड़ते हैं। प्रणाम महाराज। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? महाराज,
और बाद में उन्होंने इच्छाधारी चुड़ैल की पूरी कहानी बताई। साधु महाराज ने आंखें बंद की और थोड़ी देर में खोली और फिर बताया, उन बच्चों को उस चुड़ैल ने एक गुफा में डाल रखा है। महाराज, अब आपका ही सहारा है। हमें बताओ, हम क्या करें? हम सभी के बच्चे उस चुड़ैल के चंगुल में हैं। हाँ, अब तो बस 2-4 बच्चे ही बचे हैं गांव में। इसका एक उपाय है, पर उसके लिए किसी को उस चुड़ैल के साथ उस जगह पर जाना होगा जहां उसने बच्चों को रखा हुआ है। पर महाराज, वो सिर्फ बच्चों को ले जाती है। मैं अपनी शक्ति से किसी को भी एक रात के लिए बच्चा बना सकता हूँ। इस तरह तुम लोग उसकी गुफा का पता आसानी से लगा सकते हो। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने उस चुड़ैल को देख रखा है। मैं तो रास्ते में ही बेहोश हो जाऊंगा। उसको भेजो ना। अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे चला जाना, हो सकता है चुड़ैल तुझसे ही शादी कर ले। कोई लड़की तो वैसे भी तैयार होने वाली है नहीं। तो तुम्हें क्यों नहीं जाते? तुम ही चले जाओ। और तभी हरि ने कहा, महाराज, मैं जाऊंगा, आप उपाय शुरू कीजिए। साधु ने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और देखते देखते हरि एक बच्चे में बदल गया। अब बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? इस मंत्र के उच्चारण से तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगे। लो, ये भभूति। इसका क्या करना होगा? तुम्हें किसी तरह उसकी गुफा के रास्ते के बाहर इससे एक लाइन बना देनी है, जिसे वो पार नहीं कर पाएगी और हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएगी। ठीक है महाराज। अब हरि गांव में जाकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा और तभी वहां चुड़ैल पहुंची। अरे वाह, आज तो बड़ी आसानी से मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब आएगा मजा। अब 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे। बस फिर और एक और फिर मैं शैतान को इनकी बलि देकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। और वो हरि को वहां ले जाती है जहां बाकी बच्चे बंद रहते हैं। अभी सुबह होने में बहुत देर है, क्यों ना एक बच्चा और ढूंढा जाए, फिर आज ही 101 पूरे हो जाएंगे। चुड़ैल के जाते ही हरि ने मंत्र पढ़ा और वो अपने असली रूप में आ गया और वहां से बच्चों को बाहर निकाला। जल्दी करो, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। और सुनो, सीधे गांव जाना, ठीक है? और खुद गुफा के बाहर छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर गई, उसने साधु की दी हुई भभूति से लाइन खींच दी। चुड़ैल को जब अंदर बच्चे नहीं मिलते तो वो बाहर आती है, पर जैसे ही गुफा के दरवाजे पर पैर रखती है, आग की तेज लपटें उठने लगती है। तब तक बच्चे गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों को वहां भेजते हैं। सब गांव वाले एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं और इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाते हैं। एक बार फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।